इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं और एग्जाम में किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब पूछी जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने जो सबसे पहली ऑक्सिलरी वर्ब शुरू की थी वो थी बी, राइट। और बी के बारे में पढ़ा था कि बी की फर्स्ट फॉर्म और बी की सेकंड फॉर्म क्या क्या होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा कि इज एम आर जो होता है वो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है और वॉज वर जो होता है वो बी की सेकंड फॉर्म होती है, राइट। हमने यही पढ़ा था ना कि अगर हम इज एम आर की बात करें तो वो क्या होगी, बी की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर हम वॉज वर की बात करें तो बी की सेकंड फॉर्म होगी। फिर हमने एक लाइन पढ़ी कि बी के बाद क्या क्या आएगा। बी के बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। वी के बाद आइडेंटिटी आएगी, पहचान, आइडेंटिटी। इसके अलावा बी के बाद आपको पोस्ट पोजीशन और एडवर्बियल्स ये आएंगे, ठीक है ना, एडवर्बियल्स। अब आपको याद रखना है कि ये बी के बाद आने वाली चीजें हैं। अब जैसे मैंने कहा ही इज ही इज ए बस नाउ, ही इज ए बस नाउ। अब ही इज सॉरी ही डैश ऑन ए बस नाउ। ऑप्शन देखना, इज, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी वॉज और ऑप्शन डी हैड। तो अब अपन को ऑप्शंस काटने हैं। तो ऑप्शंस कैसे काटेंगे देखिए। अब बात करें ऑन ए बस, एक बस पर या एक बस में, एक बस में क्या हो गई, जगह, और जगह मतलब स्थान, और स्थान के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेस, मतलब इसको इंग्लिश में प्लेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं एडवर्बियल, राइट। तो बताओ एडवर्बियल से पहले आने वाली वर्ब कौन सी होती है, इज, एम आर, वॉज वर्ब। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आएगा या तो इज या वॉज। नाउ देख करके आप पता लगा सकते हो कि क्या आएगा। नाउ देख करके पता लगाया हमने, क्या आएगा, इज आएगा। ऐसी एक एग्जांपल और देखेंगे आप। जैसे मैंने कहा कि इट डैश ए नाइस एंड प्लेजेंट, PLASANT, प्लेजेंट इवनिंग, EVENING, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इज, बी, वॉज, सी डज और डी हैज। पहली बात तो देखो, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली क्रिया भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो देखो चारों की चारों ही सिंगुलर है, राइट। तो इसमें से डिलीट करने वाला कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो अ नाइस एंड प्लेजेंट इवनिंग, एक अच्छी और सुहावनी शाम। तो यह है, इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान है, इट की पहचान क्या है कि यह एक अच्छी और कैसी शाम है, सुहावनी शाम है। तो इट की पहचान है, और पहचान को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ, इज, एम आर, वॉज वर। तो अपन ने कौन कौन से हटाने हैं, ऑप्शन सी और डी। अब बताओ, अब प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट की बात चल रही है तो क्या आ जाएगा, इट इज अ नाइस एंड प्लेजेंट इवनिंग, ठीक है ना। तो अपन अगर जैसे पास्ट की बात होती तो यस्टरडे, 2 डेज बैक, या 2 डेज अगो, या 3 डेज अगो, जो भी है, तो अपन को यहाँ लिखना पड़ता। अब देखिए इस तरीके से ये आपका बी का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको और बताता हूँ कि और बी कहाँ आता है, यानी कि इस एम आर वॉज वर्ब को हम और किस रूप में काम में लेते हैं। देखिए यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, और अब आते हैं इज एम आर वर्ब को, इज एम आर जो वॉज वर्ब है इनको हम किस रूप में काम में लेते हैं। देखना, अपन को पता है कि एक होता है बी नॉट, आपका ऑप्शन में बी नॉट आएगा। तो बी नॉट का मतलब होता है कि आपको बी मेन वर्ब है और ये नॉट आगे लगा के दे रखा है, लेकिन अपन जब इसको लिखेंगे एक्चुअल फॉर्म में तो नॉट पहले चला जाएगा कि नहीं। सॉरी, आपको जो एग्जाम में देगा वो वो देगा नॉट बी। एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसमें देगा नॉट बी। तो नॉट बी की जगह पर आप क्या करेंगे, बी के तो फॉर्म लिख देंगे इज, एम आर, वॉज वर, राइट। और इसके बाद नॉट को हम आगे लगा देंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल है कि ही डैश नॉट बी अ मैनेजर, या द मैनेजर हियर, HERE। अब देखो ये ऑप्शन, अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। तो देखो क्या आएगा, पहला ऑप्शन ही दे दिया नॉट बी, दूसरा ऑप्शन दिया इज नॉट, सी ऑप्शन दिया मैंने हैज नॉट, और डी ऑप्शन दिया मैंने डज नॉट। तो बताओ अपन क्या भरेंगे, द मैनेजर कौन है, ही, यानी ही की पहचान आ रही है, और अपन पहचान जब बताते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं,
इज एम आर वॉज वर, ये तो क्लियर रहा, तो यानी कि ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। अब बताओ नॉट बी का नॉट बी हम कभी नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे हम, नॉट इज भी नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, इज एम आर वॉज वर पहले ले लेंगे, बी को कन्वर्ट करके ये ले ली और नॉट को उसके पीछे पहुंचा देंगे, यानी हमारा आंसर कैसे ही हो जाएगा बी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब मूव करते हैं हम, इज एम आर वॉज वर की आपने बेसिक नॉलेज ले ली है और किस तरीके से ये यूज होते हैं आपने ये देख लिया है। अब चलते हैं हम किस पर, वॉज वर की तरफ, वो हैज हैव हैड की तरफ। तो देखेंगे हैज हैव हैड, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ, वो है हैज हैव हैड। देखिएगा लेकिन इसमें आपको पता है कि एक चीज हम रह गए, एक चीज छोड़ गए कि अपन ने इज एम आर वॉज वर्ब को मेन वर्ब के रूप में पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब चाहे तो अपन एक साथ पढ़ लेते हैं या बाद में ही पढ़ लेंगे, चलो अभी एक साथ ही इसको फ्री करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें इज एम आर वॉज वर्ब, इन पांचों की, और इनको हम पढ़ते हैं किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो इनमें क्या क्या देखते हैं, इनको क्या कुछ 4-5 फॉर्म्स में लगभग बनाया जाता है। वो 4-5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं देखिए। अगर मैं पहले फॉर्म की बात करूं कि इज एम आर वॉज वर्ब के लिए पहला फॉर्म कौन सा यूज किया जाएगा, तो वो देखिए कि इज एम आर बटे वॉज वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब लगाते हैं हम, तो मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट। जब ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो सेंटेंस हमेशा एक्टिव में रहता है, मतलब कर्ता पहले रहता है, एक्टिव, एक्टिव सेंटेंस रहेगा, राइट। यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगी तो सेंटेंस कैसा रहेगा, एक्टिव, और कार्य कैसा रहेगा, जारी, जारी कार्य, जारी कार्य मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्शन, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, राइट। हाँ जी, तो पहली बात समझ में आई आपको। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं पहले स्ट्रक्चर के, जैसे मैंने कहा कि मोहन, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, कि मोहन एक गीत गा रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा कि ही वॉज राइटिंग ए पोइम देन, राइटिंग ए पोइम देन, वह उस समय कविता लिख रहा था। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने क्या किया, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। तो यानी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगी मिले, तो मैं कहीं भी मिल जाए, अपन बेसिक नॉलेज तो ले रहे हैं कि अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आपको वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगी मिले तो समझ जाना कि वह क्या है, कि वह आपके कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी जो है कार्य, जारी कार्य को दर्शाती है। और जारी कार्य को दर्शाने के साथ साथ मैं अगली बात करता हूं कि ये जो है वर्ब फर्स्ट आईएनजी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर आती है तो वो सही होता है, सेंटेंस कैसा होता है, सही होता है। देखो अब यहाँ सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है और एक्टिव का है, क्लियर, एक्टिव का है, सही है और जारी कार्य है। क्या क्या चीज याद रखनी है, एक्टिव का है, जारी कार्य है और सही है, मतलब सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पर, इस पर आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पर। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 देखेंगे, पहली स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हुई, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। अब अगली स्ट्रक्चर देखेंगे मेन वर्ब के साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब के साथ आती है तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या रह जाती है कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, राइट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो दो स्थितियां होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है दो स्थितियां होती हैं वर्ब होती है एक तो वर्ब होती है एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और एक वर्ब होती है, एक वर्ब होती है मतलब दूसरों के द्वारा किए गए कार्य के रूप में, एडजेक्टिव नहीं होती। यानी कि एक जो वर्ब होती है वो वर्ब होती है आपकी पार्टिसिपल वर्ब, PARTICIPAL, पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है ना। अब बताओ देखो जब एडजेक्टिव में होती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में आती है तो वो सेंटेंस एक्टिव का ही कहलाता है, राइट, एक्टिव का कहलाता है। और जब पार्टिसिपल वर्ब के रूप में आती है तो सेंटेंस पैसिव का कहलाता है। और ये स्थायी भाव को दर्शाती है और ये भी स्थायी भाव को दर्शाती है। किसको, स्थायी भाव या स्थायी कार्य, ये तो स्थायी भाव है और ये स्थायी कार्य है। तो दोनों चीजों को समझना आप कि किस तरीके से स्थायी भाव और स्थायी कार्य होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा,
मैंने कहा आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, ये एक एग्जाम्पल हुआ कि आई एम नॉट वरिड अबाउट यू। देखिए इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखना, आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। अगर हम इसको देखते हैं कि आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, तो अपन देख सकते हैं आप इसको किस तरीके से, पहले सेंटेंस को समझिए। ठीक है ना, अगर आप सेंटेंस समझ रहे हैं तो मुझे मालूम है, देखो इसमें इज एम आर आप समझ गए। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप इसे पहचानिए कि ये भाव का बोध करा रही है या फिर कार्य का। तो देखो वरिड यानी क्या होता है, चिंतित। तो चिंतित कौन है, चिंतित, चिंता क्या है, चिंता एक भाव है। और जब चिंता एक भाव है तो यानी कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस पैसिव का नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। अब एक एग्जांपल कहा कि आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन ये माने जाते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में ही। आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं मैथ में इंटरेस्टेड हूं, तो इंटरेस्टेड क्या है, रुचिकर, यानी रुचि रखने में, रुचिकर। तो अब देखो जो रुचि रखता है, अभिरुचि पूर्ण जो है कोई चीज, तो देखो मैं जो हूं मैं खुद इंटरेस्टेड हूं, मतलब मैं इंटरेस्ट का भाव रखता हूं। तो यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके रूप में काम कर रही है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है, स्थायी भाव दे रही है। तो सेंटेंस भी सही है। कहने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आ सकती है, और वो भी दो अलग अलग सेंस देने के लिए, एक तो स्थायी भाव और एक स्थायी कार्य। मैं स्थायी भाव की कुछ और एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स और देखिए स्थायी भाव को दर्शाने वाले, जैसे कि मैंने कहा कि सुनील वॉज एक्साइटेड, EXCITED, excited while his parents returned, while his parents returned, RETURNED, कि जब सुनील के मम्मी पापा लौटे तो वो बहुत ही एक्साइटेड था। तो देख लीजिएगा, सुनील वॉज एक्साइटेड। तो अब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। तो बताओ उत्तेजना क्या है, एक भाव है, कार्य तो नहीं है ना। उत्तेजना क्या है, एक भाव है। तो कहने का मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ओके डियर फ्रेंड्स, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। अब बात करते हैं हम कि भाई भाव के रूप में एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए कि एवरीवन एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, एवरीवन इज सरप्राइज्ड, एवरीवन इज सरप्राइज्ड एट माय रूड बिहेवियर, एट माय रूड बिहेवियर, हर कोई आश्चर्यचकित है मेरे उस सख्त व्यवहार के प्रति। तो देखो सरप्राइज यानी क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित। अब आश्चर्यचकित का मतलब क्या होता है, ये भी एक भाव होता है, आश्चर्य का भाव। तो भाव से कौन है ग्रसित, ये कौन है, एवरीवन है। तो ये इज जो है यहाँ पर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये चीज आपको दिमाग में सेट रखनी है कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो दो रूपों में दर्शाई जाती है। पहला रूप है कि वो एडजेक्टिव के रूप में आएगी, और दूसरा रूप है वो पार्टिसिपल वर्ब के रूप में आएगी। जब ये एडजेक्टिव के रूप में आएगी तो कर्ता का स्थायी भाव दर्शाएगी, और जब ये किसके रूप में आएगी, पार्टिसिपल वर्ब के रूप में आएगी, तो इसका मतलब सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का। सेंटेंस पैसिव वॉइस का, ये रहा देखो, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। अब बताओ अगर ये एडजेक्टिव नहीं होता तो क्या मैं इससे पहले वेरी लगा पाता, क्या मेन वर्ब से पहले कभी वेरी आता है, नहीं आता ना, सो मच वेरी कुछ नहीं आते ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है या वर्ब के लिए होता है। अब देखिए टायर्ड जो है, टायर्ड यानी क्या होता है, थकना, और थकने का जो काम होता है वो भी थकावट का भाव होता है। थकावट का क्या होता है, भाव। और भाव को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इज एम आर वॉज वर्ब के बाद। अब आप है ना, अब मैं आपको इसका सवाल दूं उससे पहले मैं आपको एक पैसिव वाला स्ट्रक्चर बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन देने के लायबल हो जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल देखना, अब तक जितनी भी चीजें देखी आपने वो सब में आप समझ गए थे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही थी, भाव का। अब देखिए मैंने कहा कि
शूज शूज आर मेड हेयर, शूज आर मेड हेयर। अब देखिए मैंने यहाँ इज एम आर के साथ मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है ना, राइट। अब बताइए कि मेड यहाँ पर वर्ब भाव का काम कर रही है, पार्टिसिपल वर्ब का काम कर रही है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रही है, पार्टिसिपल वर्ब का। बताओ जूते बनाए जाते हैं, तो जूते बनने का भाव लेते हैं या जूतों पर बनने की क्रिया होती है, राइट। बनने की क्रिया होती है, मतलब बनने की क्रिया किस पर होती है, जूतों पर। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही है, पार्टिसिपल वर्ब का काम कर रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, और कार्य पर स्थायी भाव दे रहा है। कैसे कि यहाँ इस स्थान पर हमेशा जूते ही बनते हैं। मैंने कहा कि अब जैसे एग्जांपल्स बोले कि ग्रीन ट्रीज आर कट टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग्स, नए भवन को बनाने के लिए हरे पेड़ काटे जाते हैं। सही बात है भाई, भवन कहाँ बनेंगे, जंगलों में, और जंगलों में क्या होते हैं, हरे भरे पेड़। तो उनको बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरे भरे पेड़ काटने पड़ेंगे। अब तो ग्रीन ट्रीज हमारा सब्जेक्ट हो गया, एजएमआर क्रिया हो गई, कट 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 थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब बताओ मतलब काटना क्या भाव का बोध कराता है, नहीं, मेरे हिसाब से काटना एक क्रिया होती है, शुद्ध क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है, और एजएमआर के साथ वर्ब थर्ड आ रही है। कौन सी वर्ब थर्ड है, पार्टिसिपल वर्ब है। अब ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको उनके सवाल कराता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखेंगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि मोहन डैश, ठीक है ना, मोहन डैश THRILLED thrilled in the सिनेमा हॉल। ये लो, अब देखो ए ऑप्शन देखना हैज, ऑप्शन बी डज, ऑप्शन सी वॉज, ऑप्शन सी हैड। तो देखो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझना कि ये थ्रिल्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, ये दिमाग लगाओ। हैज आ सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, डज नहीं आ सकता, तो ये तो काट दिया। वॉज आ सकता है और हेड भी आ सकता है। अब पता कैसे लगे कि इन तीनों में से आंसर कौन सा होगा, तो थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित होना, और रोमांचित का मतलब क्या है, एक भाव है। रोमांचित होना एक क्या है, भाव है। तो अब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म भाव का बोध कराती है, यानी कि ये एक इमोशन देती है कि मोहन रोमांचित था, सही बात है ना। तो मोहन रोमांचित था, तो रोमांचित भाव होती, तो इधर से पहले क्या आएगी, अब इजेमार वॉजवर आएगी। और इजेमार वॉजवर जब आएगी तो बताओ इनमें से इजेमार वॉजवर में से कोई ऑप्शन है क्या, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। इजेमार वॉजवर में से वॉज ऑप्शन है, जो मोहन एक वचन करता है, इसीलिए वॉज यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूं, आप उसे समझना और मुझे इसका आंसर बताना। मैंने कहा कि नथिंग स्पोकन इन फियर, ऑप्शन ए हैज स्पोकन, बी हैड स्पोकन, सी इज स्पोकन, और डी डज स्पोकन। देखिए ये स्पोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पहले तो वो वर्ब हटा दो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आती नहीं है। अभी हमने डू डज डिड पढ़ा नहीं है, जब पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक ऐसी वर्ब है जो कभी किसके पहले नहीं आती, वर्ब थर्ड से पहले नहीं आती। तो डज, डज हेल्पिंग वर्ब जो है कभी भी वर्ब थर्ड से पहले नहीं आती है। अब हैज भी आती है, हेड भी आती है, और इज भी आ जाती है, राइट। इजमार वॉज वर्ब तो आती है। अब पता लगाओ कि क्या आना है। स्पोकन यानी क्या होता है, बोलना, और बोलने का काम सब्जेक्ट कर सकता है, राइट। लेकिन अब सब्जेक्ट से पूछो, नथिंग यानी क्या होता है, कुछ नहीं। तो सब्जेक्ट कैसा है आपका, निर्जीव। तो बताओ निर्जीव, सब्जेक्ट निर्जीव है, नॉन लिविंग है। क्या निर्जीव सब्जेक्ट इस क्रिया को कर सकता है, नहीं ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं जो सब्जेक्ट है आपका वो बोलने का काम कर सकता है क्या, नहीं, नहीं कर सकता। तो फिर आपका ये जो वर्ब है वो किस पर हो रही है, सब्जेक्ट पर हो रही है। यानी कि स्थायी कार्य है कि जब आदमी डरता है तो उसमें कुछ नहीं बोला जा सकता, मतलब डरने में कुछ आवाज भी नहीं निकलती,
तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इज एम आर वॉज वर लगाना पड़ेगा। तो बताओ इनमें से इज एम आर वॉज वर कौन सी है, ये रही। तो ये अपन के आंसर क्या हो गए, गलत। क्यों हुए, आपको पता है हैज एड लगा देते तो एक्टिव वॉइस बन जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं ने बोला डर में, कुछ नहीं ने बोला मतलब किसी ने डर में नहीं बोला, तो जबकि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि निर्जीव भाव है, तो ये डर में कुछ नहीं बोला जा सकता, ये डर में कुछ नहीं बोला जाता। तो स्थायी कार्य का बोध कराने के लिए यहाँ पर हमने इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर नंबर 2 जो इज एम आर वॉज वर के साथ मेन वर्ब का प्रयोग कैसे होता है वो आपकी कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डाउट का सेशन पेन टैब पर लेकर के आपको भेज दूंगा और एग्जांपल्स आपको रिवीजन में बता दूंगा। तो देखिए, आप अगली चीज देखिए, अगला जो स्ट्रक्चर है इज एम आर वॉज वर का वो क्या है। आपने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, मतलब 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े मेन देखा जाए तो तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे इज एम आर वॉज वर का जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि जो इज एम आर वॉज वर है, इज एम आर वॉज वर, उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब इज एम आर वॉज वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होने लग जाए ना, तो समझ जाना डियर फ्रेंड्स की सेंटेंस किसका गया, पैसिव का। इसका मतलब आईएनजी तो लग रही है, तो कार्य कैसा है, कार्य जारी, कार्य तो जारी है और कार्य जारी है, और सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का। तो अगर सेंटेंस में जारी कार्य का भाव देना हो और पैसिव सेंटेंस बनाना हो तो वहां पर अपन को इज एम आर वॉज वर के साथ बीइंग वर्ब थर्ड लगाना होता है, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं। अब एग्जांपल्स मैं आपको और कराता हूं, जैसे एग्जांपल्स कराता हूं इसके। देखिए, मैंने कहा कि इंग्लिश इज बीइंग taught in this classroom now, in this classroom now। अब इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो इज बीइंग देख लो आप, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस किसका गया, पैसिव का गया। मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि एवरीथिंग, हर चीज, एवरीथिंग इज बीइंग, एवरीथिंग इज बीइंग अंडरस्टूड, हर चीज समझी जा रही है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड इन अ वेरी वेल मैनर नाउ, इन अ वेरी वेल मैनर, एक बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को समझा जा रहा है। देख सकते हैं आप, एवरीथिंग सब्जेक्ट है आपका, इज बीइंग अंडरस्टूड ये आपकी वर्ब हो गई इज एम आर वॉज वर के साथ। मैंने कहा कि जैसे कि फ्रूट्स, फ्रूट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड फलों को बांटा जा रहा था, टू द बेगर्स, भिखारियों को, टू द बेगर्स, जो वहां भिखारी थे उन भिखारियों को क्या है, फल बांटे जा रहे थे। तो आप देख सकते हो फ्रूट्स वर बीइंग वर, तो वर के साथ बीइंग लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। तो इज एम आर वॉज वर के साथ अगर क्या होता है कि बीइंग प्लस वर्ब थर्ड यूज होता है तो वो सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर का होता है। डियर फ्रेंड, ये हमारी तीसरी स्ट्रक्चर है। मैं आपको फिर से एक एक स्ट्रक्चर रिपीट करता हूं। पहली स्ट्रक्चर आपने पढ़ी कि इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी आती है, जारी कार्य का भाव देती है। दूसरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी कि इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब भाव स्थायी देती है तो एडजेक्टिव होता है, जब कार्य स्थायी होने का भाव देती है तो, या स्थायी कार्य का भाव देती है तो वहां पर उसको पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। तो उन दोनों ही स्थितियों में इज एम आर वॉज वर का प्रयोग वर्ब थर्ड से पहले होता है। अब आते हैं हम अपनी तीसरी स्ट्रक्चर पर। तीसरी स्ट्रक्चर हमारी ये कहती है कि अगर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड हो तो उससे पहले भी हम इज एम आर वॉज वर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका कराना चाहूंगा, उसको देखिए आपकी किस तरीके से अपना आंसर अपन को फिल करना है। जैसे देखो, हाँ एक एग्जाम्पल है, समथिंग, दोबारा देख लो, समथिंग बीइंग हिडन, बीइंग हिडन बिहाइंड, बिहाइंड यू नाउ, बिहाइंड यू नाउ। मैंने कहा कोई चीज तुम्हारे पीछे अब कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। ऑप्शन देखना हैज, ऑप्शन बी देखना हैव, ऑप्शन सी देखना डज और ऑप्शन डी देखना इज। तो आपको क्लियर पता है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, बीइंग,
और बीइंग देखते ही आपके समझ में आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बीइंग देखते ही आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग होना है। और इज एम आर वॉज वर्ब में देख लीजिए ऑप्शन कोई है क्या, ये रहा डी ऑप्शन इज है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यस डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने स्ट्रक्चर नंबर 4 और स्ट्रक्चर नंबर 5 की ओर। इसके बाद हमारी इज एम आर वॉज वर्ब पर आधारित सारी स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ मूव करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिएगा। यस डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने वर्ब के फोर्थ पड़ाव की ओर, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के फोर्थ पड़ाव की ओर। और वो फोर्थ क्या है देखना अच्छे से। फोर्थ स्ट्रक्चर है, देखो फोर्थ स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। हमारी जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो इज एम आर वॉज वर्ब से रिलेटेड ये है कि इज एम आर बटे वॉज वर्ब के साथ आप है ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। जब अपन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इज एम आर वॉज वर्ब के साथ, तो उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है सब्जेक्ट की इच्छा दर्शानी है, यानी कि ये जो कार्य है वर्ब, ये वाली जो वर्ब है इसको करने की इच्छा किसकी है? सब्जेक्ट की है। तो सब्जेक्ट की इच्छा दर्शाने के लिए, कि सब्जेक्ट इस कार्य को करने के लिए इच्छुक है, इच्छा दर्शाने के लिए, डिजायर दर्शाने के लिए हम ये यूज करते हैं। दर्शाने के लिए मतलब आपने देखा इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जहां पर वर्ब फर्स्ट आईएनजी बीइंग प्लस वर्ब थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकता है, वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। एक एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है आई डैश टू स्लीप नाउ, टू स्लीप नाउ। अब देखो ऑप्शन आया हैव टू स्लीप, बी एम टू स्लीप, सी इज टू स्लीप और डी डज टू स्लीप। अब देखिए आपको पता है यहां पर आ रहा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अगर टू प्लस वर्ब फर्स्ट आता है तो डज तो आएगा ही नहीं, लेकिन इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। लेकिन आप देखो सब्जेक्ट कौन है? आई, आई के हिसाब से इज नहीं आता तो इज गया। अब बचे कौन कौन आपके? हैव और एम, राइट, यही बचे ना हैव और एम। अब हैव और एम की बात करते हैं तो अपन का हैव जो है ये वाला हैव, और एम ये वाला एम जो है, तो अपन इनकी बात करते हैं। तो हैव और एम की बात करते हो, देखो हैव जब आता है तो ये मजबूरी को दिखाता है, और एम जब आता है तो वो अपनी इच्छा को दर्शाता है। तो हैव और जो एम है वो कैसे कैसे आएंगे आपको पता होगा कि यहाँ पर आपके आएगा कौन? एम। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की सोने की इच्छा हो सकती है, सोने की मजबूरी नहीं हो सकती। जब अगर मजबूरी नहीं है तो फिर वहां पर आपका क्या आएगा आंसर? आपका आंसर आएगा हेम, एम। आंसर क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये सवाल होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं तो उसको देखेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि एक एग्जांपल है आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं डैश, ये यू के बाद डैश लगा दिया, टू लर्न, टू लर्न राइडिंग, राइडिंग ए बाइसिकल, BICYCLE। मैंने एग्जाम्पल लिखा, राइट, और आपको ऑप्शन दिए कि बताओ इसमें इज आना है, इसमें एम आना है, या आर लिख देता हूं, इज आना है, आर आना हैज आना है, या हैव आना है, और डी डू आना है। तो देखेंगे आप पहले तो वर्ब हटाओ। देखो ये टू लर्न आ रहा है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते ही हमने क्या समझ में आया? टू प्लस वर्ब फर्स्ट हमने जैसे देखी हमारे ये समझ में आया कि यहाँ पर कौन नहीं आएगा, सॉरी डू नहीं आएगा, डू हट गया। अब टू प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ हैव आ सकता है, ये हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन अब हैव आएगा कि नहीं आएगा ये पता करना है कि हैव आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो हैव जो है ना वो मजबूरी को दर्शाता है। तो देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें अब बाइसिकल चलाना सीखना है, तो ये मजबूरी नहीं है, ये सामने वाले की इच्छा है, और इच्छा होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? इज एम आर में से कुछ आएगा, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी? आर, इज नहीं आएगा। इस तरीके से अपना ये जो आंसर है वो हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम अपना अगला और लास्ट स्ट्रक्चर जो इज एम आर से रिलेटेड है। अब इज एम आर बाजवर्ड से रिलेटेड एक पांचवी स्ट्रक्चर जो कौन सी है आपकी, वो मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो आप देखेंगे उस पांचवी स्ट्रक्चर को। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ इज एम आर वॉज वर्ब। ओके, अब मैं पांचवी स्ट्रक्चर की तरफ चलता हूं। ये लास्ट स्ट्रक्चर है कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। क्या भी यूज होती है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। तो ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस क्या होता है? कर्ता पर इच्छा, मतलब कर्ता की इच्छा नहीं है, कर्ता पर इच्छा, किसी और की इच्छा है, कर्ता पर इच्छा दर्शाने के लिए। पैसिव वॉइस का वाक्य है, दर्शाने के लिए। तो कैसा वाक्य है? पैसिव वॉइस का वाक्य है, राइट ना?
पैसिव वॉइस का वाक्य है। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने कहा कि दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है, टू बी ब्रॉट हेयर, टू बी ब्रॉट हेयर, इस बॉक्स को यहां लाना है। तो ऑप्शन आया ए हैज, ऑप्शन बी आया इज, ऑप्शन सी आया डज और ऑप्शन सी आया कैन। तो देखो टू बी का प्रयोग है ना कैन के साथ तो होगा ही नहीं, डज के साथ होगा ही नहीं, अब हो सकता है हैज के साथ और एज के साथ। हैज के साथ जब भी आएगा तो मजबूरी को दर्शाएगा, और एज के साथ जब भी आएगा तो किसी की इच्छा को दर्शाएगा। मैंने कहा ये बॉक्स यहां लाना है, अब बॉक्स यहां लेकर के आना है तो मतलब क्या हो सकती है, इच्छा हो सकती है, मजबूरी। बॉक्स यहां लाना पड़ता है, या बॉक्स को यहां लाना है, इच्छा है या मजबूरी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इच्छा का सेंस है, और इच्छा का सेंस है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इज एम आर वॉज वर में से कोई आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दिस बॉक्स इज टू बी ब्रॉट हेयर। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, मैं ये समझ में आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा योर फेस डैश टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन इन फियर। जब तुम डर में होंगे तो तुम्हारा चेहरा ऑब्जर्व किया जाना है। तो बताओ, तुम्हारा चेहरा मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरी मजबूरी होगी या मेरी इच्छा होगी, ठीक है ना, मेरी इच्छा होगी या मेरी मजबूरी होगी। भाई तुम्हारे चेहरा को, तुम डर में हो तो उसमें देखने में मेरी इच्छा होगी या मजबूरी होगी, निश्चित तौर से मेरी इच्छा होगी भाई तेरा चेहरा मैं देखूं या ना देखूं। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इज आएगा। तो योर फेस इज टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन इन फियर, कि जब तुम डर में होते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा दिखाई देता है, इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा डियर फ्रेंड। तो ये आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से आपने जितनी भी वर्ब स्ट्रक्चर्स पढ़ी वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आपने देखो क्या क्या पढ़ा, आपने एजएमआर वॉजवर के साथ जितनी भी मेन वर्ब की स्ट्रक्चर्स पढ़ी, मैं आपको एक बार फिर लिख देता हूं। आप पढ़ रहे हैं वर्ब फ्रेज, यानी कि वर्ब के साथ किस तरीके से मेन वर्ब्स का यूज होता है। तो देखिए अब बात करते हैं एजएमआर वॉजवर को, मैं बोल देता हूं बी, राइट। बी के साथ आपने पढ़ा पहले तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी पढ़ी, राइट। एक पढ़ी आपने बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। एक पढ़ी आपने बी के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और एक पढ़ी आपने बी के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। और एक पढ़ी आपने टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको रट लेनी है कि आपको बी के ये 5 फॉर्म्स याद रखने हैं। वर्ब फर्स्ट आईएनजी कब रखना है, कार्य जारी रहे, कार्य जारी। इसमें कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, कार्य जारी एक्टिव, ठीक है ना। इसकी बात करें हम वर्ब थर्ड के दो भाव हो जाते हैं। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, यानी क्या भाव, और ये एक पार्टिसिपल वर्ब का भी काम करता है जहां पर ये होता है कार्य, ठीक है ना। तो ये कैसे कार्य होते हैं, ये वाला जो सेंटेंस होता है जहां वर्ब थर्ड आती है ये पैसिव हो जाता है, और यहाँ पर ये जारी भाव का अर्थ, स्थायी भाव का अर्थ देता है। ये स्थायी होते दोनों स्थायी होते हैं। तो जब स्थायी जारी कार्य का भाव दे पैसिव में, जारी कार्य पैसिव में, तो वहां पर अपन बीइंग प्लस वर्ब थर्ड लगा देते हैं, राइट। ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद में अपन टू प्लस वर्ब फर्स्ट कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट अपनी किस चीज को दिखाए, इच्छा को, और सब्जेक्ट पर इच्छा दर्शाने के लिए अपन टू बी प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। तो ये तो पैसिव स्ट्रक्चर है, और ऊपर वाली जो है एक्टिव स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस तरीके से आपका बी पूरा होता है। जहां पर आपने इज एम आर वॉज वर्ब को किस रूप में पढ़ा, आपने इज एम आर वॉज वर्ब को मेन वर्ब के रूप में भी पढ़ा, आपने इज एम आर वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी पढ़ा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इज एम आर वॉज वर्ब यानी बी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम किस पर, अब आते हैं हम अगली हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसकी तरफ, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।